बुढ़िया, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे किचन में पैर मत रखा कर, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता। रिया ने अपनी सास सरला जी पर चिल्लाते हुए कहा, जो कि कांपते हाथों से चाय बना रही थी। वो बहू की तेज आवाज़ सुनकर और डर गई और धीरे से बोली, बहू, मेरा सर दर्द हो रहा था तो सोचा थोड़ी चाय बना लेती हूँ। अरे, चाय पत्ती क्या तेरा मरा हुआ बाप यहाँ रख कर गया था, जो तू बड़ी शान से चाय बना रही है। कहते हुए रिया ने सरला जी को जोर से धक्का दे मारा, जिससे सरला जी दीवार से जा टकराई। वो दर्द से आह के साथ तड़प उठी और आंखों से आंसू बहने लगे। तभी रिया फिर से चीख पड़ी, अब ये ड्रामा बंद कर बुढ़िया, बस यही आता है तुझे, रोना, कांपना और दया बटोरना। अरे, कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहा कर। मेरे पति का ऑफिस में प्रमोशन होने वाला है और तू चाहती है कि मैं तेरी वजह से बदकिस्मत बन जाऊं। शक्ल देखी है अपनी, मनुष्यत टपकती है इसमें। अरे, मर क्यों नहीं जाती, मुझे भी चैन मिलेगा और तुझे भी। सरला जी की आंखें झुक गई, दिल जैसे अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। तभी रिया ने फिर से कहा, और सुन, आज से तू जो मैं बोलूं बस वही करेगी, वरना मैं तेरे बेटे को ऐसा भड़काऊंगी कि वो खुद तुम्हें सड़क पर फेंक आएगा। फिर मत बोलना कि बहू ने अत्याचार किया। ये सुनकर सरला जी सन रह गई। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, इतना मत बोल, मैं कोशिश करूंगी अच्छा करने की। चुप रह बुढ़िया, एक शब्द भी मत बोल। तू कोशिश करती है तभी तो सब खराब होता है। तू है ही अशुभ, तेरी वजह से घर में शांति नहीं रहती। कहते हुए उसने फिर से सरला जी को धक्का दिया और बाहर निकल गई। सरला जी कांपते कदमों से दीवार पकड़कर खड़ी रही। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज बंद थी, जैसे रोने की भी इजाजत ना हो। वो दीवार से लगी चोट पर सरसों का तेल लगाने लगी। वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, और वैसे भी ये पहली बार नहीं था। बहू का हाथ उठाना, बर्तन फेंकना, हर चीज में कमी निकालना, ये सब सरला जी की रोजमर्रा की किस्मत बन चुकी थी। और हर बार, हर अपमान के पीछे बस एक ही सवाल उनके सीने में चुभता था कि आखिर मेरा कसूर क्या है। वो जैसे तैसे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई और अपने अतीत की यादों में खो गई। उस वक्त में जिस समय उन्होंने इस घर में दुल्हन बनकर कदम रखा था, तब उन्होंने एक वचन लिया था कि मैं ये घर कभी बिखरने नहीं दूंगी। मैं हर रिश्ते को निभाऊंगी, चाहे कितना भी त्याग क्यों ना करना पड़े। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, पूरी जिंदगी साबित किया। सुबह से रात तक पूरा घर अकेले संभाला, अपने पति की कमाई का पैसा संभाल कर रखा, अपने बेटे को पढ़ाया, नौकरी लगवाई, शादी करवाई, और जब घर में बहू आई तो उसे बेटी बनाकर रखने की लाख कोशिश की। बहू की चाहत, उसकी पसंद, उसके सपने पूरे करने में उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन नियति ने उनका सबसे बड़ा सहारा छीन लिया। उनके पति एक वही थे जो उनकी ढाल बनकर खड़े रहते थे। उनके जाते ही घर में जैसे रोशनी बुझ गई हो, और इस खामोशी में रिया का असली रूप खोलकर सामने आने लगा। अभी सरला जी बहू को बोझ लगने लगी थी। कब तक संभालूं इसे, क्यों घर में पड़ी रहती है, किसी काम की नहीं है। यही बातें रोज सुनाई देने लगी। ये सब सोचते हुए सरला जी को कब नींद आ गई, उन्हें खुद पता नहीं चला। शाम को खटपट की आवाज हुई तो उनकी आंखें खुली। भूख से उनका बुरा हाल हो रहा था। सुबह से कुछ नहीं खाया था। जैसे तैसे वो खड़ी होकर बाहर आई। देखा तो उनका बेटा रमन खाना खा रहा था। रिया ने जैसे ही सरला जी को दरवाजे पर खड़े देखा तो उसकी आंखों में फिर वही जलन, वही नफरत तैर गई।
वो पलटकर जोर से चिल्लाई, ओ, फिर आ गई महारानी बेटे के सामने नाटक करने। सरला जी बस धीरे से बोली, बहू, मैं बस रोटी ले लूं, सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे दवा भी लेनी है। रिया ने ठहाका मारा, दवा? अरे मर क्यों नहीं जाती तुम? एक ही बार में दिन भर मेरी नाक में दम करके रखती हो। ये सब सुनकर सरला जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उधर उनका बेटा खाना खाते हुए फोन में व्यस्त था। सरला जी उम्मीद से बेटे की ओर देख रही थी कि वो पूछेगा, क्या वो देखेगा कि उनके माथे पर चोट लगी है, क्या वो महसूस करेगा कि उनकी आंखें रो रो कर सूज गई हैं। लेकिन उसने एक बार भी उनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं समझी। उल्टा उसने रिया की बातों पर यकीन करते हुए कहा, रिया, जल्दी से इनका खाना दे दो और बोल दो कि अपने कमरे में जाकर आराम करें, मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर रिया का चेहरा मुस्कुरा उठा। वो सरला जी के पास आई और जहर भरी आवाज में बोली, सुना बुढ़िया तूने, तेरा बेटा भी तुझे नहीं झेल पाता। कितनी बार कहा है कि चुपचाप अपने कमरे में ही रहा कर, तेरी वजह से घर में मनहूसियत फैलती है। ये सुनकर सरला जी का दिल एकदम से टूट गया। शाम की रोशनी में उनका झुर्रियों भरा चेहरा और भी थका हुआ लग रहा था। उन्होंने धीरे से थाली हाथ में लेते हुए कहा, मैं बस खाना ले जाऊं बहू, अपने कमरे में बैठकर खा लूंगी। इतना सुनते ही रिया ने थाली को छीनकर जमीन पर पटक दिया। कहा ना, जब तक मैं ना बोलूं तू यहाँ नहीं आएगी, ना ही कोई खाना खाएगी, इसलिए चल भाग अपने कमरे में, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर पास में बैठा उनका बेटा रमन जरा भी नहीं हिला और ना उसने अपनी पत्नी को टोका और ना ही माँ की तरफ देखा। बस खाना खाने में लगा रहा, मानो वहाँ कोई इंसान ही ना हो। सरला जी के दिल में एक दर्द उठा। उन्होंने आंखें झुका ली। तभी उन्हें अभी वही खड़े हुए देखकर रिया ने उनका हाथ कसकर पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए कमरे में ले जाकर जोर से बोली, तू क्या चाहती है बुढ़िया, कि तेरा बेटा तुझ पर तरस खाए? अरे अपने बेटे को तो तू जानती ही है, तेरा सिर फोड़ दूं तो भी वो तेरा नहीं होगा। उसे पहले ही तेरी ये शक्ल पसंद नहीं आती। कहते हुए वो जोर से दरवाजा बंद कर बाहर चली गई और कुछ देर बाद ही बासी रोटी लाकर सरला जी के सामने पटकते हुए बोली, ले बुढ़िया, तेरी किस्मत में ये बासी रोटियां और बचे हुए सब्जी का पानी ही लिखा है। ये सुनकर सरला जी की आंखें भर आई। वो अपने पल्लू से आंखें पोंछने लगी तो रिया ने हाथ झटक दिया। ये नाटक मत शुरू कर बुढ़िया, तेरे आंसू देखकर कोई पिघलने वाला नहीं है। और हाँ, कान खोलकर सुन ले, अगर फिर कभी खाने के वक्त बाहर निकली ना तो अगले दिन तुझे घर से बाहर फेंक दूंगी। सरला जी चुपचाप खड़ी थी, चेहरा लाल, आंखें सूजी हुई। रिया ने बासी रोटियों की थाली उनके पलंग पर फेंकते हुए कहा, खा ले अपनी औकात का खाना, और हाँ, चुपके से खाना। अगर मेरे पति ने देख लिया ना तो फिर वही होगा जो रोज होता है, एक नया इल्जाम और तुझे मिलेंगे मेरी तरफ से वही थप्पड़। इतना कहकर वो दरवाजा ठोककर बाहर चली गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। सरला जी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने खुद से कहा, क्या यही गुनाह था मेरा कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया ताकि बुढ़ापे में उसकी बहू मेरे ऊपर अत्याचार करे। कितने अरमानों के साथ मैं बहू को लाई थी कि बहू घर में आएगी तो एक बेटी भी मिल जाएगी, लेकिन बहू ने मेरे साथ ये किया। वो बासी खाना सरला जी से खाया भी नहीं गया, इसलिए उन्होंने वो एक तरफ रखा और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन सुबह हुई, लेकिन सरला जी के लिए वो कोई नई सुबह नहीं थी। सूरज की पहली किरण ने कमरे में झांका तो उन्होंने देखा कि बासी रोटी अभी भी वैसी ही पड़ी है।
जैसी बहू फेंक कर गई थी। एक गहरी आह भरकर सरला जी उठी और शरीर में हर जगह दर्द था, लेकिन पेट के आग सबसे ज्यादा तेज थी। आज रविवार था और रिया को देर तक सोने की आदत थी। बेटा भी ऑफिस नहीं जाना था, तो सरला जी ने सोचा शायद आज कुछ देर के लिए शांति मिलेगी और वो चुपचाप रसोई में जाकर पानी पी सकेगी। कांपते हाथों से उन्होंने दरवाजा खोला और दबे पांव रसोई की ओर बढ़ी। रसोई में प्रवेश करते ही उनकी नज़र चूल्हे पर पड़ी। रिया ने रात का खाना बनाने के बाद उसे साफ नहीं किया था और कुछ दूध उबल कर फैल गया था, जिससे गैस का और आसपास का हिस्सा चिपचिपा हो रखा था। सरला जी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें लगा कि कहीं रिया सुबह उठकर उन्हें ही दोषी ना बना दे, इसलिए वो कुछ सोचे बिना, जैसे बरसों की आदत हो, एक कपड़ा उठाया और धीरे धीरे गैस स्टोव साफ करने लगी। उन्हें पता नहीं था कि उनकी ये सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। अभी उन्होंने आधा ही गैस साफ किया था कि रिया तेज कदमों से आई। बुढ़िया, तू फिर मेरे किचन में घुस गई। तुझे कितनी बार कहा है कि किसी चीज को हाथ मत लगाना। सरला जी चौंक गई। उनके हाथ से गीला कपड़ा छूट गया। वो जल्दी से पीछे हट गई। रिया गुस्से से लाल पीली हो रखी थी। उसकी आंखों में वो पुरानी नफरत थी। ये क्या किया तूने? बेटा, मैं तो बस गैस साफ कर रही थी। गंदा था। चुप कर, एक शब्द भी मत बोल। तुझे क्या लगता है तू साफ सफाई करके मुझ पर एहसान करेगी? तूने सब कुछ खराब कर दिया। आज मैं शॉपिंग पर जाने वाली थी और तू चाहती है कि तेरी वजह से मेरी किस्मत खराब हो जाए। रिया का गुस्सा इस बार जैसे सारी हदें पार कर गया था। शायद उसके मन में पहले से ही कोई कुंठा भरी थी और सरला जी की छोटी सी गलती उसको भड़काने के लिए काफ़ी थी। उसने सरला जी का हाथ जोर से पकड़ा और उन्हें कमरे में ले आई। सरला जी दर्द से करा रही थी। बेटा छोड़ दे, दर्द हो रहा है। तभी बेटा रमन, जो आवाज़ सुनकर उठा था, वो बाहर आया। क्या हुआ रिया? सुबह सुबह ये हंगामा क्यों मचा रखा है? तो रिया ने सरला जी को धकेल दिया, जिससे वो फर्श पर लगभग गिरते गिरते बची। उसने अपने पति की तरफ मुड़कर कहा, देखो जी, अपनी माँ को देखो। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे किचन को हाथ मत लगाया कर, लेकिन ये सुनती ही नहीं है। मेरा पूरा किचन गंदा कर दिया। ऊपर से आज मुझे शॉपिंग पर जाना है और मैं नहीं चाहती कि सुबह सुबह इस बुढ़िया की वजह से मेरा दिमाग खराब हो। रमन अपनी पत्नी के चेहरे पर गुस्से और निराशा को देखकर तुरंत पिघल गया। उसकी आंखों में माँ के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, बस धुंधलाहट थी। उसने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ, आप समझती क्यों नहीं? रिया कह रही है ना, तो मान लिया करो। क्यों रोज रोज के झगड़े करती हो? सरला जी ने नम आंखों से अपने बेटे की ओर देखा और धीरे से बोली, बेटा, मैं तो बस गैस साफ कर रही थी। बस बुढ़िया, अब एक शब्द भी और नहीं। बहुत हुआ। मैं इस मनुष्यत को अब एक पल भी अपने घर में नहीं रख सकती। जब देखो तब ड्रामा, जब देखो तब गंदगी। आज इसे घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। ये सुनकर रमन पहले तो थोड़ा झिझका। रिया, ये तुम क्या कह रही हो? माँ है वो, माँ। रिया ने व्यंग्य से कहा, ये माँ नहीं, एक बोझ है। और अगर आज ये घर में रही तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। तुम्हें चुनना होगा, मैं या तुम्हारी ये ड्रामेबाज माँ। रमन असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसकी वफादारी उसकी पत्नी के साथ थी। उसे रिया के गुस्से का डर था और अपने प्रमोशन का लालच भी। उसने गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत भारी फैसला ले रहा हो, और फिर अपनी माँ की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई ममता नहीं थी। ठीक है रिया, जो तुम कह रही हो वही होगा। उसकी आवाज में कठोरता थी। सरला जी का दिल टूटकर बिखर गया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका अपना बेटा
जिसे उन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज उन्हें घर से निकालने को तैयार हो गया है। रिया ने तुरंत कार की चाबी उठाई। चल बुढ़िया, बहुत हुआ तेरा नाटक, आज तुझे तेरी असली जगह दिखाती हूँ। सरला जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनका बेटा चुपचाप खड़ा देख रहा था, जैसे वो इस घटना का हिस्सा ही ना हो। रिया ने सरला जी का हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए जबरदस्ती अपनी कार की पिछली सीट पर धकेला। सरला जी का माथा कार के अंदरूनी हिस्से से टकराया, लेकिन रिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कार स्टार्ट की और तेजी से ले गई। सरला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके आंसू देखने वाला कोई नहीं था। शहर के बाहरी इलाके में जाकर रिया ने कार रोकी। आसपास कुछ टूटी फूटी इमारतें थी और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। इसलिए दरवाजा खोला और सरला जी को खींचकर बाहर निकाला। उतर यहाँ से, ये है तेरी असली जगह। अब रो यहाँ बैठकर कर अपना ड्रामा, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं होगा, उसने गुस्से से कहा। सरला जी कराते हुए कार से उतरी। उनकी आंखें रिया के चेहरे पर टिकी थी। फिर बेटे की याद उनके जहन में कौंधी। बहू, मेरा बेटा, कहाँ जाऊंगी? तो रिया एक जहरीली मुस्कान छोड़ी। तेरा बेटा? अरे उसे अब तेरी कोई फिक्र नहीं है, अब तू यहीं रहेगी। और हाँ, अगर गलती से भी मेरे घर के आसपास दिखी ना, तो याद रखना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहकर रिया ने कार का दरवाजा बंद किया और उसे तेजी से घुमाकर चली गई। पीछे छोड़ गई सरला जी को एक सुनसान जगह पर, जहां उनके सामने बस अकेलापन था। सरला जी वहीं जमीन पर गिर गई। उनका शरीर दर्द से करा रहा था। सूरज की रोशनी फीकी पड़ रही थी और उन्हें लग रहा था जैसे उनकी जिंदगी का सूरज भी हमेशा के लिए डूब गया हो। सरला जी वहीं धूल भरी जमीन पर बैठी रही। बेटे के त्याग का दर्द उनके सीने को चीर रहा था। उसे अब तेरी कोई फिक्र नहीं, तेरा टाइम गया, समझी? रिया के जहर भरे शब्द उनके कानों में बार बार गूंज रहे थे। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके शरीर में बची हुई आखिरी सांस और जीने की इच्छा भी खींच ली हो। वो दीवार नहीं, वो दरवाजा नहीं, जिसे उन्होंने सालों तक अपने प्यार और त्याग से बनाया था, आज उसी दरवाजे ने उन्हें बाहर फेंक दिया था। सरला जी ने अपने कांपते हाथों को देखा, वही हाथ जिन्होंने बचपन में बेटे को चलना सिखाया, रात भर उसके लिए खाना पकाया, उसके हर सपने को पूरा करने के लिए मेहनत की। आज वही हाथ बिल्कुल खाली थे। वो उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके पैरों में जरा भी ताकत नहीं बची थी। शरीर में दर्द और भूख की लहरें उठ रही थी। वो लड़खड़ाकर वापस वहीं बैठ गई। आसपास की टूटी फूटी इमारतें और भी ज्यादा अकेलापन महसूस करा रही थी। वो अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश करती रही, लेकिन आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोना भी अब कोई राहत नहीं दे रहा था। उनका दर्द अब मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक हो चुका था। उनके सीने में एक तेज घुटन होने लगी, जैसे कोई उनकी सांसें रोक रहा हो। उनका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उन्होंने जमीन पर हाथ रखकर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। आखिरी बार उनके जहन में उनके पति का मुस्कुराता हुआ चेहरा आया, जिन्होंने हमेशा उन्हें सहारा दिया था। फिर चारों ओर का अंधेरा गहरा होने लगा। सुनसान राह, डूबते सूरज की नारंगी रोशनी और टूटी फूटी दीवारें सब एक साथ घूमती हुई नजर आई। उनका शरीर जमीन पर धीरे से लुढ़क गया। वो दर्द, भूख और सदमे के गहरे गड्ढे में गिर चुकी थी, उस अनजान जगह पर जहाँ इंसानियत का एक कतरा भी नहीं था। सरला जी बेहोश हो गई। उनके शरीर पर धूल थी। उस अकेली जगह पर वो किसी मदद या सहारे की उम्मीद से बहुत दूर मृत्यु जैसी शांति में डूब गई। अगले दिन शाम को जब रिया अपनी सहेलियों से मिलकर खुशी से घर पहुंची,
तो उसके पति रमन के चेहरे पर भयानक गुस्सा और हताशा थी, क्योंकि उसका प्रमोशन नहीं हुआ था। उसने गुस्से में अपना हैंडबैग सोफे पर फेंक दिया। क्या प्रमोशन नहीं हुआ? रिया ने चीख कर कहा। मैंने कहा था ना, वो बुढ़िया मनहूस है, उसकी वजह से सब खराब हो गया। रमन, जो अभी तक माँ को छोड़कर आने के अपराध बोध को दबा रहा था, वो जल्ला उठा। जरूरी नहीं रिया कि माँ की वजह से ही प्रमोशन नहीं हुआ। तुम इतनी नकारात्मक सोच क्यों रखती हो? शायद मुझ में ही कोई कमी रही होगी। चुप रहो, रिया ने पलटकर कहा। कमी तो तुम्हारे खानदान में है ही। तुम्हारे खानदान की मनुष्यत ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे पता है वो बुढ़िया वहाँ बैठकर रो रही होगी और हमें कोस रही होगी। रमन चुप हो गया। उसे अचानक उस सुनसान जगह पर अकेली माँ का चेहरा याद आया। वो आज सुबह से ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसके दिल के किसी कोने से आवाज़ आ रही थी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। रिया ने गुस्से में दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस अधिकारी और उनके साथ वर्दी में 2 महिलाएं खड़ी थी। तभी पुलिस अधिकारी ने सख्त आवाज़ में पूछा, क्या ये रमन का घर है? तभी रमन सामने आया। हाँ, मैं रमन हूँ। क्या बात है? हमने आपकी माँ सरला जी को शहर के बाहरी इलाके में बेहोश में पाया है। ये वृद्ध सुरक्षा अधिनियम के तहत एक गंभीर अपराध है। आपको तुरंत हमारे साथ चलना होगा। ये सुनकर रिया और रमन दोनों के होश उड़ गए। तभी रिया चिल्लाई, क्या? हमने कुछ नहीं किया, वो तो खुद ही। चुप रहिए। पास में खड़ी महिला कांस्टेबल ने उसकी बात को बीच में ही काटा। उसने रिया को घूरते हुए कहा, सरला जी के माथे पर चोट के निशान हैं और उनके कपड़ों पर बासी चाय के धब्बे हैं। उन्होंने होश में आने के बाद हमें पूरी बातें बताई हैं। उन्हें इस हाल में छोड़ना न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि कानूनन जुर्म भी है। आप दोनों पर बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार का केस दर्ज किया गया है। ये सुनकर रमन और रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस समाज में वो अपनी इज्जत बनाए रखना चाहते थे, आज उसी समाज के सामने वो एक अपराधी बन चुके थे। उन्हें एहसास हुआ कि माँ को घर से बाहर फेंकना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पुलिस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में रिया का अहंकार कुछ पल के लिए शांत हो गया। रमन अपने पिता की कमाई से बने घर की इज्जत को टूटते हुए देख रहा था। उसे लगा जैसे उसका प्रमोशन रद्द होना कोई बड़ी बात नहीं थी। असली तबाही तो अब शुरू हुई थी। सर, ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है। मेरी माँ, वो थोड़ी मानसिक रूप से परेशान है, इसलिए। रमन ने डरते डरते झूठ बोलने की कोशिश की तो सामाजिक कार्यकर्ता ने उसे बीच में ही टोक दिया। झूठ मत बोलिए मिस्टर रमन, आपकी माँ पूरी तरह से होश में है और उनके बयान रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। उन्होंने हमें माथे की चोट, रोजमर्रा के अपमान और कल रात बिना खाना दिए जाने के बारे में सब कुछ बताया है। और हाँ, आप जब चुपचाप खड़े होकर अपनी पत्नी को उन्हें घसीटते हुए देख रहे थे, वो भी एक अपराध है, घरेलू हिंसा को बढ़ावा देना। रिया को लगा कि अब ये स्थिति हाथ से निकल चुकी है। उसने तुरंत ड्रामा शुरू कर दिया। ओह सर प्लीज़, मैं तो बस गुस्से में थी। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं तो अपनी सास को बहुत प्यार करती हूँ। ये मेरे पति को मुझसे दूर करने की साजिश है। पुलिस अधिकारी ने कठोरता से कहा, आपका ये ड्रामा कोर्ट में चलेगा मैडम। इस समय आप दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। ये पल उन दोनों के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। उन्हें थाने ले जाया गया, जहां उन्हें अपमानजनक सवालों का सामना करना पड़ा। उनके नाम मीडिया में बुजुर्गों को घर से निकालने वाले बेटे बहू के रूप में उछल गए। रमन के बॉस ने उसे नैतिक दक्षता के आधार पर नोटिस भेज दिया। जिस प्रमोशन का वो सपना देख रहा था, अब उसकी नौकरी ही जाने की कगार पर थी। रिया की सहेलियों ने
उसे मनहूस और बुजुर्गों का हत्यारा कहकर दूर कर दिया। उसका सोशल सर्कल पूरी तरह से टूट गया। घर में अब शांति नहीं, सन्नाटा था। अगले दिन रमन ने साहस कर पुलिस अधिकारी से कहा, सर, हमें अपनी माँ से मिलना है। मुझे पता है मैंने और रिया ने बहुत बड़ी गलती की है। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो पुलिस ने रूखेपन से जवाब दिया, माफ़ी मांगना चाहते हो? अरे वो तो आप लोगों के साथ ही थी, आपने ही तो उसे निकाला है। अब बाप को सबक मिल रहा है तो माँ की याद आ रही है। सरला जी अब बाप के घर में कभी नहीं आएगी। उनको अच्छे से होश आ गया था तो हमने उन्हें वृद्धाश्रम में भेज दिया है। वो वहाँ बहुत खुश है और शांति से रह रही है। अगर आप उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं तो आप कोर्ट के जरिए संपर्क कर सकते हैं। ये सुनकर रमन और रिया ने आखिरी उम्मीद के साथ वृद्धाश्रम जाने का फैसला किया। वहाँ पहुँचे तो वहाँ का माहौल शांत और खुशनुमा था। उन्होंने सरला जी को देखा तो उनके माथे पर कोई चिंता की लकीर नहीं थी। सरला जी ने जब उन्हें देखा तो उनके चेहरे पर कोई क्रोध या नफरत नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी। रमन उनके पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं जानता हूँ तुम हमें कभी माफ़ नहीं कर सकती, पर प्लीज़ घर वापस चलो। माँ, रिया भी घुटनों के बल बैठ गई। उसके आंसू सच्चे थे क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का सारा मान, सुख और आराम खो दिया था। माँ जी, मैं अंधी हो गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी सेवा करूँगी, जैसे आप कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। तो सरला जी ने धीरे से अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखें अब भी नम थी, लेकिन उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए। रमन, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम और रिया आज मेरे पास आए हो, ये जानकर मुझे शांति मिली। तुम दोनों ने मुझे जो दर्द दिया वो वक्त के साथ भर भी जाएगा, लेकिन बेटा, मैंने उस घर को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और तुमने मुझे एक झटके में एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। जिस घर में मुझे प्यार नहीं मिला वहाँ मैं अब कभी नहीं लौटूंगी। ये वृद्ध आश्रम ही मेरा सहारा है, जहाँ मुझे इज्जत और शांति मिली है। रिया और रमन सदमे में थे। उन्हें लगा था कि माँ तो ममता की मूरत है, वो उनके गिड़गिड़ाने से पिघल जाएगी। लेकिन सरला जी ने पहली बार अपने लिए, अपनी गरिमा के लिए एक ऐसा फैसला लिया था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों जाओ, और हाँ, अब तुम्हें अपने काम खुद ही संभालने होंगे। ये मेरा आखिरी आशीर्वाद है। रमन और रिया ने गिड़गिड़ाना चाहा, पर सरला जी शांत होकर वापस मुड़ गई। वे दोनों शर्मिंदगी, पश्चाताप भरे आंसुओं और टूटे हुए दिल के साथ वृद्धाश्रम से बाहर निकल आए। आज उन्हें सबक मिल गया था कि माँ को खोना जिंदगी की सबसे बड़ी हार होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।